नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, एक सेक्शन मिलेगा जहां पर हम जो भी वैकेंसीज निकलती हैं तो हम उनके नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप उस सेक्शन को विजिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको हमारे चैनल पर एक सेक्शन मिलेगा इंडियन रोजगार। उस सेक्शन में जाकर आप जो भी लेटेस्ट वैकेंसी होती है उसके नोटिफिकेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। आप उस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद हम उसी सेक्शन में ये भी बताते हैं कि आपको किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है उन्होंने अप्रेंटिसेस की भर्तियां निकाली हैं, वैकेंसीज निकाली हैं। ये जो नोटिफिकेशन है अभी 6 नवंबर 2024 को निकला था। तो मैं इस नोटिफिकेशन को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, कौन इसमें एलिजिबल होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी बातें मैं आपके सामने आज करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट रेलवे की तरफ से एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 ओवर NWR। इससे पहले हमने एक NFR में बनाई थी, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के अंदर जो वैकेंसीज निकली थी अप्रेंटिसेस की, लगभग वो 5000 वैकेंसीज थी, है ना। तो आज वेस्टर्न रेलवे के अंदर ये वैकेंसीज निकली है। तो आप देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन कितना था, 6 नवंबर 2024। इसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 10/11/2024, 10 नवंबर 2024 को स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट 10 दिसंबर 2024 को इसकी लास्ट डेट है। ठीक है जी। अब यहां पर क्या बोला गया है कि यहां पर जो कहानी थोड़ी सी लिखी है उसको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि जो भी लिस्ट बनेगी, जैसे सेंट्रलाइज एक लिस्ट बन जाएगी और वो लिस्ट अलग अलग डिवीजन में भेज दी जाएगी। और फिर जो डिवीजन के अंदर ट्रेड के हिसाब से, वैकेंसीज के हिसाब से, है ना, और कौन सी डिवीजन में किस के अंदर ज्यादा, किसके अंदर किस तरह की वैकेंसीज है, रिजर्वेशन के हिसाब से, तो लिस्ट इंडिविजुअल डिवीजन को बनानी है ना। वहां पर एक लिस्ट जाएगी और ये सारी चीजें ऑनलाइन होंगी, RRC जयपुर वेबसाइट से होंगी। ठीक है। इसके बाद बात करें तो यहां पर देखिए लिखा है कैंडिडेट मस्ट नोट दैट नो सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट विल बी फॉर्म। यहां पर सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट कोई भी फॉर्म नहीं होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का मोड क्या है भाई, जब आप अप्रेंटिसेस करते हैं तो इसका मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्या, आपने 10th किया होगा, ITI किया होगा। अगर आपने रेडियोलॉजी में अप्रेंटिसेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से पास आउट किया होगा। तो अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आप मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल के अंदर, ट्रेड के अंदर आप अप्रेंटिसेस कर रहे हैं, तो आपने 10th किया है और ITI किया है। तो यहां पर बोला गया है कि जो आपके 10th में मार्क्स होंगे, यानी कि 50% एग्रीगेट मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए, एवरेज 50%, और ITI के अंदर जो मार्क्स होंगे उनका एवरेज निकाल करके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके बाद क्या है कि ये लिखा है कि अगर किसी भी केस में दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो मैच कर गए, तो फिर ये सिलेक्शन कैसे होगा, उन दोनों में जिसकी एज ज्यादा होगी उसको पहले कंसीडर किया जाएगा। अगर मान लो दो लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गई, यानी कि एज बराबर हो गई, तो फिर कैसे होगा, इन्होंने बोला है कि भाई जिसने 10वीं का एग्जाम पहले किया होगा उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। इस तरह से इन्होंने इसको बनाया है। फाइनल लिस्ट विल बी प्रिपेयर डिवीजन, यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स। यानी कि जितने भी स्लॉट्स या वैकेंसीज अवेलेबल हैं उसी के हिसाब से ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज, ठीक है, और डिवीजन वाइज या यूनिट वाइज ये मेरिट लिस्ट बनेगी। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कैंडिडेट फाइनली एनलिस्टेड वुड बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के, मतलब बेसिकली उनका वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा। ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, यानी कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फिल करनी है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन नहीं होगा।
ध्यान रखिएगा। और यहां पर ये बात लिखी है कि भाई आपको जो है जो भी लास्ट डेट है उससे पहले पहले इस फॉर्म को भर लेना है। कैंडिडेट हैव टू चूज ओनली 1 यूनिट एज अंडर। यहां पर आप देख सकते हैं 8 यूनिट है। इन 8 यूनिट्स में जो है डिवीजन वाइज और ट्रेड वाइज जो है वैकेंसीज हैं, जैसे डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, या बीटीसी कैरेज जयपुर, बीटीसी लोको अजमेर। यहां पर आप देख सकते हैं डिवीजन और यूनिट्स जहां पर स्लॉट्स अवेलेबल हैं या वैकेंसीज हैं। तो आपको क्या करना है, इन सभी इसमें जो है आपको इसको अच्छे से स्टडी करना है। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर एक बात और ध्यान रखना, देखो यहां पर एक लाइन लिखी होगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो आपने अजमेर में जाकर के वैकेंसी देखी और वहां पर जो है मान लो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल का एग्जांपल ले लेंगे, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में वैकेंसी नहीं है और आपने इलेक्ट्रिकल से आईटीआई किया और आप उसी ट्रेड या उसी ब्रांच में या उसी डिवीजन में आपने अप्लाई कर दिया, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, आपको वहीं अप्लाई करना है जहां पर आपकी ट्रेड के हिसाब से अप्रेंटिस या स्लॉट अवेलेबल है। ठीक है जी, यहां वो कहानी लिखी थी। इसके बाद अगर आप बात करेंगे अप्रेंटिस विल बी एंगेज्ड इन द फॉलोइंग ट्रेड्स, तो यहां पर आप देखेंगे अगर हम अजमेर की बात करें, डीआरएम ऑफिस अजमेर, तो यहां पर ब्रेकअप दिया, जैसे इलेक्ट्रीशियन कोचिंग के अंदर इलेक्ट्रीशियन पावर, इलेक्ट्रीशियन टीआरडी। तो यहां आप देख रहे हैं स्लॉट जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहां पर आप देख रहे हैं। यहां पर क्वालिफिकेशन भी लिखी है, आईटीआई पास इन रिलेवेंट ट्रेड टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन। ऐसा नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिकल से पास किया और फिटर की ट्रेनिंग करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां वैकेंसीज आप देख रहे हैं। इसके बाद डीआरएम ऑफिस बीकानेर का भी जो है ट्रेड वाइज जो है स्लॉट्स अवेलेबल है और कैटेगरी वाइज या कम्युनिटी वाइज। सिमिलरली जयपुर डीआरएम ऑफिस जयपुर के अंदर भी, सिमिलरली डीआरएम ऑफिस जोधपुर के अंदर भी ये वैकेंसीज अवेलेबल है, जैसे डीजल मैकेनिक, मैकेनिकल फिटर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग इलेक्ट्रीशियन, ये वैकेंसी। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं जोधपुर के अंदर, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रीशियन की है, मैकेनिकल नहीं है या फिटर नहीं है ना, मैकेनिक नहीं है। मैकेनिकल फिटर तो है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। मान लो कोई एक एग्जांपल यहां से उठा लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जैसे यहां पर नहीं है ना। मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक करी है और आप सोच रहे हो मैं जोधपुर में भर दूं, तो यहां पर जब ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई कर दिया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो बीटीसी कैरेज अजमेर इसी तरह से यहां पर जैसे कि मैंने बताया 8 जो यूनिट है डिवीजन है उनमें जो है आप वैकेंसीज देख सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहां तो और कुछ है नहीं, ये वैकेंसीज के बारे में है। इसके बाद अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन जो है आपका कैटेगरी वाइज है, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं, दिव्यांग है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है ना, पीडब्ल्यूबीडी, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें वैकेंसीज हैं। ठीक है जी, अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें, जो एज है आपकी एज 15 साल पूरे होने चाहिए, यानी कि 15 या 15 से ऊपर, कंप्लीटेड 15 इयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट बी हैव कंप्लीटेड 24 इयर्स ऑफ एज। आपकी एज जो है 24 इयर्स नहीं होनी चाहिए 10/12/2024 को। तो यानी कि कट ऑफ डेट क्या है, 10/12/2024, जो कि लास्ट डेट है एग्जाम इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने की। जो एज में रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए 5 साल का है, 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय अप टू एडिशनल 10 इयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है जी, तो यहां पर आप देख सकते हैं मतलब एज रिलैक्सेशन लो जो भी कैटेगरी वाइज है। ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो भी कैंडिडेट अगर एज रिलैक्सेशन चाहता है या फिर रिजर्वेशन का फायदा उठाता है तो उसके पास वो सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। जैसे एससी है तो एससी का सर्टिफिकेट, एसटी है तो एसटी का सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। यहां पर अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन के केस में जो भी यहां पर जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनको या उनके बच्चों को जो है क्या दिया जाएगा, प्रीफरेंस दी जाएगी इस ऑर्डर में, चिल्ड्रन ऑफ डिजीज और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, एक्स सर्विसमैन। तो इस बेसिकली इस ऑर्डर में जो है प्रेफरेंस मिलेगी जब सिलेक्शन होगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या 10th की होनी चाहिए और आईटीआई किया हुआ होना चाहिए।
10th में कितने मार्क्स होने चाहिए? कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है जी। और आपके पास जो है ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पेमेंट की बात करें तो 100 रुपए फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है सभी कैंडिडेट्स के लिए। अगर कोई SC है, ST है और PWBD है, वुमेन है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। क्लियर है जी। यहाँ पर फीस की भी बात हो गई। फीस जो है पूरी की पूरी ऑनलाइन माध्यम से ही भरी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट को विजिट करना है www.rrcjaipur.in। rrcjaipur.in अपने माइंड में अच्छे से बिठा लो। इस वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। ठीक है जी। स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पैल्सी है ना, LD जिसे बोलते हैं, और हियरिंग इंपेयरमेंट, मतलब यहाँ पर जो है बताया गया है कि मैकेनिकल के लिए जो डिसेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, मान लो मैकेनिक है डीजल के लिए, तो क्या रिक्वायरमेंट है ना, वो यहाँ पर डिटेल दी गई है। अगर मान लो इलेक्ट्रीशियन है तो पार्शियली लोअर लिम्ब कैंडिडेट कैन बी अकोमोडेट। ठीक है, तो मतलब कहां तक जो है डिसेबिलिटी एकोमोडेट करी जा सकती है हर ट्रेड के अंदर, ये यहां पर बताया गया है। जैसे कि मान लो मैकेनिस्ट है, ओनली स्मॉल फिंगर डैमेज कैन बी एकोमोडेट, है ना। मान लो सारी उंगली खराब है तो नहीं हो सकता, इस तरह से आपको समझना है। ठीक है जी। विजुअली इंपेयर्ड, लो विजन पर्सन विद लो विजन मीन्स ए पर्सन विद इंपेयरमेंट ऑफ विजन ऑफ लेस देन 6/18, है ना। हम सोचते हैं 6/6 का मतलब जो बेस्ट विजन है, तो ये बोला है 6/18 टू 6/60 विद बेस्ट, है ना। तो यहां पर जो है इसी तरह से डिटेल दी गई है। आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना है जैसा कि मैंने अभी बताया www.rrcjaipur.in पर जाना है और वहां पर आपको एप्लीकेशन को फिल करना है। बेसिकली पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है आधार कार्ड की मदद से, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पासवर्ड बन जाएगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पर ये सारी बातें जो है ऑलरेडी जो है हमने NFR के अंदर भी करी थी, तो बिल्कुल उससे ही मिलता जुलता जो है ये जो है फॉर्म है, या आप ऐसा समझ सकते हैं नोटिफिकेशन उससे उसके जैसा ही है। कैंडिडेट हैव टू अप्लाई फॉर ओनली 1 यूनिट, एक यूनिट के लिए ही अप्लाई करना है। ठीक है। स्कैन फोटोग्राफ, सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी, और आपके पास वही फोटो जो आप यूज करोगे उसकी कॉपी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जब आपने यहाँ पर अपलोड किया फोटो और जब आप फाइनल सिलेक्शन हो गया, वहां जब वेरिफिकेशन के लिए गए तो दूसरा फोटो ले गए, नहीं, सेम ही फोटो रखिएगा। कोशिश करिएगा अगर आपके पास फोटो नहीं है तो दूसरा फोटो बनवा लो, 7-8 कॉपी बनवा लो एक साथ। स्कैन सिग्नेचर, सिग्नेचर की सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। यहाँ पर साइज वगैरह भी दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर, है ना, या JPG या JPG फॉर्मेट होना चाहिए। ये सारी जो डिटेल है ना, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो वहां पर भी ये डिटेल आपको दिखेंगे कि भाई आपको साइज कितना होना है, मतलब स्टोरेज का साइज फोटो का या सिग्नेचर का वो कितना रहने वाला है। अब बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है ट्रेनिंग पीरियड में जो है स्टाइपन कितना मिलेगा, ये आपको समझना है। जो स्टाइपन है, जो भी रेट है ना, ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपन विल बी एज पर एक्सटेंड रूल एंड डायरेक्टिव्स इशूड बाय रेलवे बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जैसे यहां पर स्टाइपन दिया नहीं गया है, बट जैसे मैंने गूगल करके सर्च किया था कि भाई कितना स्टाइपन रहता है, तो मुझे लगता है कि इसमें 7-8 हजार या 10,000 तक जो है आपको पर मंथ का स्टाइपन मिल जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आप भी गूगल पर सर्च करेंगे तो कहीं पर 6,000 दिखेगा, कहीं 8,000, कहीं 10,000, तो मोटा मोटा 8 से 10,000 के बीच में मुझे लगता है स्टाइपन आपको पर मंथ मिलेगा। और यहाँ पर कोई भी हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं मिलने वाला है, तो आपको अपना अरेंजमेंट खुद करना है। यहाँ पर एक और बात याद रखनी, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए जो है एग्रीमेंट होगा जब आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे, तो उस एग्रीमेंट में ये लिखा होगा अगर आप इसे बीच में छोड़ते हैं तो जितना भी खर्चा होगा आपका, तो आपको वो पे करना पड़ेगा। जो लोग माइनर हैं, है ना, जिनकी एज अभी 18 से कम है, तो उस एग्रीमेंट पे साइन कौन करेंगे? उनके माता पिता करेंगे, जो पेरेंट्स हैं वो साइन करेंगे, याद आपको समझना है। मेडिकल फिटनेस, पर्सन विद शैल बी एलिजिबल फॉर बीइंग ट्रेन्ड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, और वो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो है देगा कहां से? गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर से, है ना, गेजेटेड होना चाहिए। नोट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल और स्टेट हॉस्पिटल। एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है ना, और ये कब से अवेलेबल है? 10/11/2024 से 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो यहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है जी। और बाकी तो
नॉर्मल सी चीजें हैं, बहुत सिंपल है। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट दिखाए गए हैं कि किस तरह के आपके सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है। अगर मान लो आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो इस फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर हम इसके बाद बात करें किसकी, OBC की, जो नॉन क्रीमी लेयर है, उनके लिए भी जो है ये फॉर्मेट होना चाहिए सर्टिफिकेट का। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये डिक्लेरेशन होगा, परफॉर्मा फॉर डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। इसके बाद बात करें तो यहां पर जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS सेक्शन के लिए भी जो भी वैकेंसीज है उसके लिए भी आपको जो सर्टिफिकेट देना है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, एनेक्सर 3। इसके बाद क्या है, शेड्यूल 2 फिटनेस सर्टिफिकेट, बेसिकली मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहां से जो है आपको ये लेना है। और असिस्टेंट सर्जन, जैसा कि मैंने बोला, उसकी रैंक जो उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये फॉर्मेट पूरा का पूरा प्रिंट आउट लेना और वहां ले जाकर के उनको दे देना, वो भर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो लोग PWBD कैटेगरी में आते हैं उनको जो है ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, इस फॉर्मेट में जो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है जी। तो यहां पर इसके बाद क्या है, ये भी in case less than other than those mentioned in the form 2nd and 3rd, disability certificate, name and address of the medical, मतलब जो उसमें नहीं है। यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कई तरह के हैं, है ना, क्योंकि डिसेबिलिटी भी तो कई तरह के, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इंपेयरमेंट, हियरिंग इंपेयरमेंट, है ना, अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी है। तो आपको इस हिसाब से फॉर्म को यूज करना है। तो जो भी फॉर्मेट यहाँ दिए गए हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है जी। नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये भी एक सर्टिफिकेट है। तो ये पूरा का पूरा जो था नोटिफिकेशन था, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया कि भाई अगर आप नॉर्थ वेस्ट रेलवे में अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप मतलब आप एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है, और कितनी फीस लगेगी, ये सारी बातें जो है मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताई, इस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन किया। इसके बावजूद भी अगर कोई आपका डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो में कमेंट करना है। हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपके उस डाउट को हम जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।